हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एनवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये स्पेशली वीडियो जो होने वाला है 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है। अगर आपका एग्जाम है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और कितने क्वेश्चन हमें आते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आइए देखिए, हमारे पास कह रहा है कि 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, हमें 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके जी। सेक्शन बी में भी हमारे पास 20 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, हमें 8 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और मैं बता दूं आपको, मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। और आप को जो भी 20 में से 16 आते हो आप उसी को अटैम्प्ट करिएगा, पूरे 20 क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कॉस कह रहा है कॉस कॉस 40 कॉट 45 सॉरी कॉट 45 अपॉन में साइन 30 प्लस कॉस 60। तो बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं। देखिएगा, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर आप इस वाले को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, यानी आंसर आपका 1 आ गया। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, कहता है ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर ट्रायंगल। उनकी आपको साइड का प्रोपोर्शनेट दिया हुआ और आपने ये पढ़ रखा है 6.6 थ्योरम। ये कहती है कि अगर अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका जो प्रोपोर्शनेट का स्क्वायर है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पी और क्यू की। पी और क्यू की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू दो आपके पास प्राइम फैक्टर है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, प्राइम नंबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है निम्न में से क्या एक अपरिमेय है। अगर मैं आपसे बात करूं परिमेय और अपरिमेय की, तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर, आपको पता है कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आप उसे प्रेजेंट करते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल भी दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब अगर मैंने किसी भी नंबर को काटा, उसका आंसर 2 पॉइंट मान लो 39 आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2.3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब बार बार रिपीटिंग हो रहा है तो रैशनल, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर बात करें इरेशनल की, तो जो नंबर अपने आप में जिसका कोई वजूद ना हो, जो कुछ इस तरह के भाग रहा हो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, डैश डैश डैश, तो वो इरेशनल होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एक इरेशनल नंबर है। ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो सकता है सी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट सी इरेशनल नहीं है दोस्तों, रैशनल है, क्योंकि ये रिपीटिंग है। अगर आप देखें तो एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है, बट इसके रिपीट होने का पैटर्न देखिए बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या हुआ, हमारा फोर्थ का डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ विल हैव द सेम बर्थडे ऑन अ नॉन लीप ईयर। आपको पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365, और दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। तो इसका मतलब 1 अपॉन में 365, दैट मीन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ कहता है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड बराबर है और आपको इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड अपॉन में 2। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है, √3 इंटू में साइड अपॉन में 2। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे आपके पास 7 क्वेश्चन। कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1। इसका मतलब आपको कह रहा है कि अगर के का मान बताइए कि अगर उनका सम जो है वो -1 दिया हुआ है, तो जैसा कि आप भी जानते हैं फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b अपॉन में a। ये होता है दोस्तों। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ, मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ आपको या ऊपर करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको बोला गया है कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास 3x² प्लस के एक्स, है ना, प्लस, एक मिनट, 3x² प्लस के एक्स माइनस के एक्स प्लस 6 इज -1। यानी कि हम इसको देखें गौर से तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको -1 दी हुई है।
और एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन में, तो माइनस बी का मतलब यहाँ पे माइनस का के हो गया। ओके, और फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ माइनस में भी है, फॉर्मूला माइनस में होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे आगे। अपॉन में ए का मतलब 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में -1 दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। इसका मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 7th का जो आंसर होगा वो -3 नहीं ए होना चाहिए। आइए देखिए कैसे, एक बार दोबारा चेक करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा ये वाला है इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं एक बार दोबारा आपके साथ। देखिएगा ध्यान से क्या होगा इसमें। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ है और आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो के का मान याद कीजिए। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन में ए, इक्वल टू में -1 दिया हुआ है आपको। तो माइनस का माइनस बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -k है, अपॉन में ए का मतलब आपके पास 3 है, और इक्वल टू में -1 अपॉन में 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ से आपके पास -3 आएगी। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। और 8 क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास साइन है तो कॉट का मान बताइए। तो बताइएगा, साइन दे रखा है, आपको कॉट का मान पूछा है, तो आप क्या करना चाहेंगे इसके अंदर। साइन दे रखा है, कॉट का मान पूछा है आपसे, तो देखिए कितना इजी है इसे करना, बहुत ही सरल भाषा में आप इसे कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, आप यहाँ से कॉस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कॉस निकाल लीजिए। या फिर आपको इस तरह से डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना सकते हैं आप। तो डायग्राम में आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी, साइन का मतलब पी अपॉन में एच यानी 1 है, ये 2 है, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, निकालना में आता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। अब जब ये √3 हो गया दोस्तों, तो आपको कॉट निकालना है। कॉट का फॉर्म होता है बी अपॉन में पी, यानी कि √3 अपॉन में 1, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है कोई ग्राफ है जो कि इस तरह से कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। कोई ग्राफ है y बराबर जो कि एफ एक्स है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो x को काटता होगा क्योंकि x एक्सिस है। तो ये बताइएगा कि वो किससे काटेगा, किसके इंटरसेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात, कॉमन सी बात है कि वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहता है आपको x और y दिया हुआ है और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर a का मान निकालना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x का मान यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 रख दीजिएगा यहाँ पर। y का मान आपके पास a है, तो a रख दीजिएगा यहाँ पर, इक्वल टू में 5। इसका 3 to the 6 माइनस 3a इक्वल टू में 5। तो हम बोल सकते हैं कि 3a इक्वल टू में 5, ये उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 3a इक्वल टू में -1, यानी a इक्वल टू में 1/3। इसका मतलब a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, इवन 0 और 1 भी हो सकता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है 12 क्वेश्चन कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि आपको अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। और इनका प्रोडक्ट आपको पता है अल्फा इंटू बीटा। मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, साफ साफ कहा है कि जो अल्फा है वो तो अल्फा ही है, लेकिन जो बीटा है ना वो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा हो गया। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो आप गौर से देखिए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। इसका मतलब यहाँ पे समझ गए हम कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करिएगा और बताइएगा कि आपका सही जा रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी आपको ये बताना है 13 क्वेश्चन में कौन सा नॉन रिपीटिंग है। अब आप इसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका डी आंसर होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है।
साफ साफ कहा है टर्मिनेटिंग का मतलब अगर नीचे खाली 5 के फैक्टर आ रहे हैं या खाली 2 के फैक्टर आ रहे हैं। अगर आप किसी डिनोमिनेटर की बात करते हैं, देखिए बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी डिनोमिनेटर की बात करते हैं और डिनोमिनेटर के फैक्टर में खाली 2 ही आ रहा है या खाली 5 ही आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इसके अलावा जब आप इस नीचे का एलसीएम निकाल रहे हैं और काट पीट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो कट तो रहा है पर बार बार रिपीटिंग है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डी वाले ऑप्शन को चेक करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारे पास। कहता है इस तरह से कि डी एंड ई आर द, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपके पास जो ट्रायंगल है ए बी और आपको ए बी और ए सी की साइड दे रखी है। तो इसका मतलब हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और साफ साफ कहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है मेरे भाई। तो आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए डी की वैल्यू दे रखी है 2, बी डी की वैल्यू दे रखी है आपको 3, और फिर आपको ए ई की वैल्यू नहीं दे रखी। क्या ए ई की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉरी, और आपको ई सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5। तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, हमारे पास बीपीटी का कॉन्सेप्ट है कि ए डी अपॉन में डी ई, ए डी अपॉन में डी बी सॉरी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट निकाल के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका ए ई का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है, 15 में कहा गया है कि tan 2a, अगर आपको याद हो और यहाँ पे आपके पास tan 2a लिखा हुआ है और इक्वल टू में यहाँ पे लिखा हुआ है cot a माइनस 12 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। आप इसे बोल सकते हो cot 90 माइनस 2a इक्वल टू में यहाँ पे भी cot a माइनस 12। तो cot से cot कैंसिल आउट हो गया। अब आप गौर से देखेंगे तो ये जो 90 यहीं रहेगा, ये इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस होगा तो 3a हो जाएगा। इसका मतलब जब ये ऐड हो गया तो 102 हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 34 डिग्री आंसर हो गया। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर था हमारा 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है y इक्वल टू में 4। अगर आप गौर से देखिए कि मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है और y यहाँ पे 4 है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा 4, तो ये किसके पैरेलल है? ऑब्वियस सी बात है x के पैरेलल है। तो बिना सोच समझे आप इसका आंसर बताएंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर आप 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है दोस्तों कि एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 81 मल्टीप्लाई में 54। और आपको निकालना क्या है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। आपको निकालना क्या है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एच सी एफ 27। जब हम इसे काटेंगे 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, तो आपके पास जो आंसर आएगा 3 4 12, 2 का ही लग गया 1, 3 5 316, यानी कि 162, यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है एक आयत है, आयत के चतुर्थ निर्देशांक क्या होंगे? तो अगर आपको आयत पता है तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, यानी कि इसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और डायगोनल बराबर होते हैं तो यहाँ पे मिड पॉइंट काटते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसमें भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाइए, इस पर भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाइए और दोनों को इक्वल टू में लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 18 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। आप निकालिएगा और चेक करिएगा कि सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा कौन से किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बता देंगे 19 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। इसका मतलब b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। आपको 10 की वैल्यू दे रखी है, आपको इसका आंसर निकालना है कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसे क्या करें, हम इसको दो तरीके से करते हैं। या तो आप पहले इसका डायग्राम बनाइए या फिर आप इसको तोड़ दीजिए और 10 में सवालों कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए कैसे। मैं कॉसेक को क्या बोल सकता हूँ, देखिए अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको,
अगर एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। तो अगर आप कॉसेक और सेक दोनों को तोड़ दो, कॉसेक को आप लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक को लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसके बाद जब वो ओपन होगा तो वहाँ पे कट पिट के आंसर आ जाएंगे। सेम जिम्मेदारी नीचे भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे और पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 आंसर आएगा। आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रोसेस और भी है कि आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं, डायग्राम। यहाँ पे थीटा मार्क कर दीजिएगा। पता है आपको कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B, यानी कि 1 अपॉन में √3। तो आपके पास ये 2 निकल के आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकाल लो, सेक की वैल्यू निकाल लो, वहाँ पुट करो, सॉल्व करो, आंसर तब भी आ जाएगा। दोनों में जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है कि आपके पास शून्यों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। यानी हम जानते हैं कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -2, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। तो क्या होता है मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला? सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहाँ पे रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 21 का जो है वो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम। किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। इसका मतलब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर कैन बी। आपको बताया था मैंने आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में दोनों में लिख सकते हैं। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। बात करेंगे अब हम 23 की। कह रहा है कोई इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसा कौन सा आंसर है जो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे नहीं दर्शाता। तो मैंने कहा था आपको, जब चैप्टर पढ़ा रखा है बच्चों को, तो बताया था मैंने आपको कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इवन 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, बट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। दैट मीन्स इसका आंसर 1 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब डी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल समरूप होंगे अगर इसका इस तरह से प्रोपोर्शनेट बराबर हो। और बताइएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कि कौन सा दे विल बी सिमिलर इफ़। ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं कि अगर कुछ इस तरह का हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर बी वाला कोण डी वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर B24 क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर बी वाला एंगल डी वाले एंगल के बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस तरह से है, आइए देखिए बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि भाई साहब 25 क्वेश्चन कि निम्न में से बताइएगा कौन सा कॉलिनियर पॉइंट्स है। साफ दिख रहा है, कॉलिनियर का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरे पर ही ओवरलैप हो जाए, बिल्कुल एज ए टीज हो जाए। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। लेकिन ये सीधी लाइन अपने आप में बन रही है, दूसरी लाइन भी सी के ऊपर चढ़ जाएगी। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 26 पे बात करेंगे। ये आपकी बुक का एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दिया है कि बच्चे बच्चे को याद होगा कि इसका आंसर ए होगा। आपकी 8.3 में ये क्वेश्चन, 8.3 में या 4 में, आई थिंक 4 में है शायद ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उसमें। तो ये कहता है 27 जो है आप वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि 27 क्वेश्चन, आज नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच इज द मल्टीपल ऑफ द 3। आपको शुरुआत के 50 नेचुरल नंबर लेने हैं 1 से लेकर 50 तक, और आपको 3 का मल्टीपल एंड 4 का मल्टीपल बोथ लेके चलना है। तो बोथ जब भी आ जाए क्वेश्चन में तो एक बात ध्यान रखिएगा, 3 और 4 दोनों बोल दिया तो 3 4 जा हो गया 12। तो 12 के टेबल में क्या क्या आता है, तो 12, 24, 36 और 48, ये 4 ही लेने पड़ेंगे आपको। तो आप बोलेंगे 4
ऊपर 4 नीचे 50 काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी कि 2/25। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि व्हाट लीस्ट ऑफ द एन नेचुरल नंबर 4 की पावर n इज डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर हम सबसे छोटा रखें 4 की पावर में जो कि 8 के पहाड़े से कट जाए। तो सबको पता है कि छोटा नंबर यहाँ पर आप 2 रखिएगा, क्योंकि 4 के जब आप पावर 2 करेंगे तो वो 16 हो जाएगा और 8 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन कहता है आपके पास कि आपके पास 6x² माइनस px-3 दिया हुआ है, उसका एक शून्यक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बताइए k का मान क्या होगा। तो पहले तो आपको p का मान निकालना है, इसको यहाँ पे पुटअप करना है। आपके पास जब p का मान आ जाएगा तो आपको यहाँ रखना है। इसके बाद आपको दोनों के शून्यक समान हैं, इसका मतलब फिर आपको यहाँ से k का मान निकालना है। तो बता देता हूँ मैं आपको कि इसका जो सही आंसर है वो है बी। बाकी अगर आप कहें, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ कि आप इस √3/2 को, सॉरी इस 3/2 को जब यहाँ रखेंगे, 3/2 को जब यहाँ रखेंगे तो आपके पास p का मान निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 3 3 9, 6 मल्टीप्लाई में 9/4 और यहाँ का माइनस px इक्वल टू में वहाँ 3 कर दीजिएगा आप। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे खाली x है। एक मिनट मैं दोबारा कराता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6x² यानी कि 6 और x की जगह पे आपने रखा 3/2 का स्क्वायर माइनस का p, x की जगह पे रखा आपने 3/2 फिर माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 6 9/4 माइनस 3p/2 माइनस 3 नीचे 1 इक्वल टू में 0। अब इसको एलसीएम लीजिए, काटा पीटी कीजिए। यहाँ से आप जब इसे काटेंगे तो 9 9 3 27/2 और ये पूरा गणित जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास p का मान आ जाएगा। और जब p का मान आ जाएगा तो फिर आप उसको इस क्वेश्चन में यहाँ पर p की जगह रख दीजिएगा और फिर अपनी बुद्धि लगाएंगे और आपके पास एक शून्य दे रखा है, दूसरा शून्य आपके पास निकल के आ ही जाएगा जब आप फैक्टर करेंगे वहाँ पर उसको। तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर p का मान बता सकते हैं। यानी कि अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 29 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। आप निकाल के देख लीजिएगा भैया, नहीं आएगा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन बहुत ईजी है। इन दोनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन बताना है, ये आप खुद करेंगे। बता देता हूँ मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा टेक्निक कि ये मान लीजिएगा a है, ये b है और ये p है, ये x और y है। a पॉइंट आपको दिया हुआ है -4, -4, b पॉइंट -2, -4। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा जब आप इसको इक्वेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि इसका 30 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 31 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इससे आगे डिस्कस करूँगा नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद फिर हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।